नमस्कार एंड वेलकम बैक टू अपना क्लासरूम। दोस्तों, मैं योगेश योगी सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासरूम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जिस बारे में बात करेंगे यह है हमारा झारखंड लोक सेवा आयोग का प्रथम पत्र यानी कि जेपीएससी प्रथम पत्र का सामान्य अध्ययन से संबंधित और सामान्य अध्ययन से संबंधित जो मुख्य रूप से 15 प्रश्न आएंगे वो भारतीय इतिहास से आएंगे और भारतीय इतिहास में 5 प्रश्न जो है प्राचीन भारत के इतिहास से आएंगे। प्राचीन भारत के इतिहास में आप अगर ध्यान देंगे तो आपको वैदिक सभ्यता का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है और वैदिक सभ्यता से आपके प्रश्न आने की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो वैदिक सभ्यता से संबंधित जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का हम हल आज करेंगे और उन प्रश्नों से संबंधित बातें हम यहाँ करेंगे। तो दोस्तों, देर न करते हुए आज का स्टार्ट करते हैं टॉपिक, जिसका नाम है आपका वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता से संबंधित प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ देखेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, आर्यकाल तथा हड़प्पा काल में प्रमुख असमानता क्या थी? हड़प्पा नगरीय था या ग्राम्य सभ्यता थी? हड़प्पा नगरीय तथा ग्राम्य सभ्यता थी। आर्यों का 4 वर्णों में विभाजित था। आर्य युद्ध शास्त्रों तथा युद्ध कला में अधिक निपुण थे। उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सारे सटीक आंसर हैं। नेक्स्ट देखेंगे, आर्यों में ईरान के मार्ग में भारत का आगमन कब हुआ? तो आर्य भारत कब आए थे? 900 ईस्वी पूर्व, 2000 ईस्वी पूर्व, 1500 ईस्वी पूर्व या कोई निश्चित काल नहीं। दोस्तों, इसमें है आपका आप जानते हैं कि आर्यों का भारत आगमन लगभग 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न जाएगा, आर्य शब्द प्रायः निम्न में से किन लोगों को इंगित करता है? यूरेशिया की एक जाति को, इंडो यूरोपियन भाषाभाषी समूह के लोगों को, संस्कृत, नार्डिक तथा जर्मन भाषाभाषी लोगों को, गोरी जाति को, या यह अभी तक रहस्य बना हुआ है? दोस्तों, यह रहस्य नहीं बना हुआ है और यह सही आंसर है इंडो यूरोपियन भाषाभाषी समूह के लोगों को। नेक्स्ट जाते हैं दोस्तों, आर्य भारत में संभवतः कहाँ आए, यानी कि कहाँ से ये लोग आए थे, ये प्रश्न है। 4 नंबर का जो प्रश्न है उसका ऑप्शन है यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्वी एशिया से या अन्य क्षेत्रों से। तो दोस्तों, इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी किताब में सभी जगह। यह मध्य एशिया इनका जो आगमन का मूल स्थान है, यह मध्य एशिया माना जाता है। नेक्स्ट है, आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ आए? इस प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो आर्य भारत में सर्वप्रथम पंजाब में आए थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आर्यों ने जिस क्षेत्र को सबसे पहले अधिकार में लिया वह क्या कहलाता था? तो वह क्षेत्र दोस्तों सप्त सिंधु प्रदेश कहलाता था और यह सप्त सिंधु प्रदेश होगा। नेक्स्ट है, हिंदू भारत की जनता को संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने किया था? कहाँ के वासियों ने? यूनानियों ने, रोमवासियों ने, चीनियों ने या अरब वासियों ने? दोस्तों, आपको पता हो कि यह अरब वासियों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? कृषि, शिकार, शिल्पकर या व्यापार? प्राचीन काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था दोस्तों? तो कृषि कार्य ही उनका मुख्य व्यवसाय रहा है प्राचीन काल में भी और ऋग्वैदिक काल में भी। नेक्स्ट है दोस्तों, वैदिक काल में योद्धा को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में योद्धा को किस नाम से जाना जाता था? तो वैदिक काल में योद्धा को दोस्तों आप जानते हैं कि सेनानी के नाम से जाना जाता था, और नहीं जानते हैं तो जान लें। पुरोहित पूजा करते थे, योद्धा नाम से कोई शब्द नहीं होता था, सेनानी नाम का शब्द होता था, इसलिए योद्धा को सेनानी कहा जाता था। 10 नंबर का प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्राचीन काल का कानून दाता किसे कहा जाता है? कानून, लॉ गिवर्स। सबसे पहले कानून का निर्माण किसने किया था, इस बारे में बात की जा रही है। मेगास्थनीज, पाणिनि, मनु या कौटिल्य? दोस्तों, भारत का सौभाग्य है कि मनु जैसे महाराज भारत में हैं और उन्हीं के द्वारा पहला कानून का आपका यह कानून बनाया गया था जो कि मनुष्य के लिए। और वैसे अगर विश्व स्तर पर देखेंगे तो हम्मुराबी का नाम आता है। हम्मुराबी का जो विधि संहिता था वह आपका यूनान के शासक थे और उनके बारे में आता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आर्यकाल में राजा को किस नाम से पुकारा जाता था? राजन, शासक, सम्राट या जना? दोस्तों, आर्यकाल में राजा को राजन के नाम से पुकारा जाता था। क्या? राजन।
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, वैदिक सभ्यता में निम्न में से किसकी पूजा नहीं होती थी? वरुण, इंद्र, लक्ष्मी या सूर्य? किसकी पूजा नहीं होती थी? तो वरुण, इंद्र, लक्ष्मी या सूर्य। दोस्तों 12 नंबर का प्रश्न का सटीक आंसर होगा लक्ष्मी। इंद्र को पुरंदर बोला जाता था, वरुण और सूर्य की भी पूजा होती थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से ऋग्वैदिक आर्यों की विशेषता क्या थी? उनकी क्या विशेषता थी? समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था, सामाजिक जीवन का आधार परिवार था, धर्मांधता था, मुख्य व्यवसाय कृषि थी। तो दोस्तों 13 नंबर का प्रश्न में देखेंगे कि यहाँ पर ऋग्वैदिक आर्यों की विशेषता क्या थी? तो वे धर्मांधता क्या थी? तो वह तीनों आपका ऊपर से जो है वह तीनों हो जाएगी। बीच में जो सी नंबर धर्मांधता है यह उनकी विशेषता में नहीं थी। तो दोस्तों धर्मांधता उनकी विशेषता में नहीं थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ण में ऋग्वैदिक आर्य काल में समाज का विभाजित नहीं था? किस वर्ग में यानी किस वर्ण में ऋग्वैदिक आर्य काल में समाज का विभाजन नहीं किया गया था? ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, शूद्र में या उपरोक्त सभी में? तो दोस्तों उस समय ऋग्वैदिक काल में समाज का विभाजन नहीं हुआ था, यह उत्तर वैदिक काल में हुआ था। नेक्स्ट जाएंगे, जाति एवं वर्ण में प्रमुख अंतर क्या होता है? जाति एवं वर्ण में प्रमुख अंतर क्या होता है? जातियाँ सीमित है जबकि वर्ण असीमित है। जातियाँ केवल 4 है जबकि वर्ण बहुत सारे हैं। वर्ण केवल 4 है जबकि जातियाँ बहुत है। इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यह थोड़ा कंफ्यूज करने वाली क्वेश्चन है, पर ध्यान देंगे कि आप अगर पढ़े होंगे तो वर्ण केवल 4 है और जातियाँ बहुत ही है। जातियों की वर्ण से तुलना नहीं की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न में जाएंगे, निम्न में से आर्यों का कौन सा व्यवसाय नहीं था? कृषि, मछली पकड़ना, बुनाई या धातु का प्रयोग? दोस्तों 16 नंबर में आप जानेंगे कि बुनाई उन लोग नहीं करते थे। बुनाई का कार्य उन लोगों को नहीं आता था, बाद बाकी सभी कार्य वे लोग करते थे। तो 16 का आंसर सी नंबर सही होगा। निम्न में से वह दस्तकारी कौन सी थी जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? मृदभान यानी पोट्री, आभूषण या बढ़ईगिरी या लुहार का लुहारगिरी? दोस्तों आपने एक वहाँ पर वाक्य भी सुना होगा, उस अनुसार लुहार जो है उत्तर वैदिक काल में, क्योंकि लोहे की खोज जो है उस समय नहीं हुई थी, इसलिए लोहारगिरी आपका सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, ऋग्वेद में रुद्र शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? रुद्र शब्द का प्रयोग दोस्तों ऋग्वेद में 3 बार हुआ है और यह सही आंसर 3 होगा। नेक्स्ट प्रश्न, आर्यों का प्रारंभिक व्यवसाय क्या था? व्यवसाय का यहाँ बात किया गया है दोस्तों, पशुपालन, कृषि, व्यापार या शिकार? तो व्यवसाय जब आ जाएगा तब आपका उनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? सबसे प्रमुख नदी सरस्वती, गंगा, सिंधु या बिपाशा, जिसका व्यास नाम है वह था। तो दोस्तों इनकी सबसे प्रमुख नदी सिंधु नदी थी और सिंधु नदी को सबसे प्रमुख नदी बोला गया है इसमें। नेक्स्ट देखेंगे, आर्यों का मूल निवास स्थान संबंधी समस्या को सुलझाने के लिए विद्वानों ने अनेक आधार प्रस्तुत किए। निम्नलिखित में से कौन सा आधार सत्य है? इतिहास, भाषा विज्ञान, पुरातत्व, शरीर रचना शास्त्र, शब्दार्थ रचना शास्त्र या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों 11 जो है आपका ये 21 नंबर के प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, क्योंकि सभी के आधार पर ही उनका ये जो पता किया गया कि आर्यों का मुख्य क्या है या इनकी निरी जातियाँ किस प्रकार की है। नेक्स्ट है, आर्यों के मूल निवास के विषय में विद्वानों ने अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया गया है? आर्कटिक प्रदेश का सिद्धांत, भूमध्य सागरीय सिद्धांत, मध्य एशिया का सिद्धांत या भारतीय सिद्धांत? दोस्तों देखेंगे आप इसमें तो आपको भूमध्य सागरीय सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन इसमें नहीं किया गया था, तो इसका सही आंसर होगा भूमध्य सागरीय। आर्कटिक का जैसे कि जानते हैं लोकमान्य तिलक ने कहा था, मध्य एशिया मैक्स मुलर ने, और भारतीय सिद्धांत तो था ही। नेक्स्ट देखते 23 नंबर, बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के मूल निवास स्थान आर्कटिक प्रदेश बताया है, उसके द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत का मुख्य आधार क्या था? लिखा गया है कि आर्यों के एक लंबे दिन और एक लंबी रात के साथ वर्ष बिताना होता था। आर्कटिक प्रदेश के निवासियों तथा आर्यों की भाषा मिलती जुलती थी। नेक्स्ट है, आर्कटिक प्रदेश में पेड़ पौधे व जानवरों के आर्य भली भांति परिचित थे, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों 23 नंबर का सिर्फ ए आंसर होगा इसका ए, क्योंकि आर्यों के एक लंबे दिन व एक लंबी रात का एक वर्ष होना ज्ञात था, इसलिए आधार पर उन्होंने इसे आर्कटिक प्रदेश से आया हुआ बताया था।
प्राचीन काल में आर्य हिमालय में रहते थे तथा कालांतर में वे आर्यावर्त में आकर बस गए। यह मत किसका था? प्राचीन काल में आर्य हिमालय में रहते थे और कालांतर में यह आर्यावर्त में आकर बस गए। यह मत दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जी का था और यह सही आंसर स्वामी दयानंद सरस्वती होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आर्यों का मूल निवास स्थान यूरोप सिद्ध करने के लिए विद्वानों ने किसको आधार माना? पुरातत्व को, शारीरिक रचना शास्त्र को, भाषा को या उपयुक्त सभी को? तो दोस्तों 25 नंबर का सही आंसर होगा भाषा को। उनका भाषा जो है हिंद यूरोपीय भाषा थी, इस आधार पर उन्होंने माना था। नेक्स्ट है, आर्य प्रारंभिक समय में पर्यटनशील थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान घुमा करते थे। उनका प्रारंभिक व्यवसाय था क्या? कृषि और पशुपालन, उद्योग, व्यापार या मछली पालन? तो दोस्तों 26 का ए नंबर होगा, कृषि और पशुपालन ही उनका मुख्य व्यवसाय था। नेक्स्ट है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो दोस्तों मूर्ति पूजा का आरंभ जो है प्री आर्यन काल से ही माना जाता है। जैसे कि हम लोग ने आपका हड़प्पा सभ्यता में भी देखा था, मूर्ति पूजा का प्रमाण नहीं मिला, परंतु कहीं कहीं मातृ देवी की पूजा का आपका व्याख्या मिला है, इसलिए उसे माना जा सकता है। तो पूर्व आर्य में ही इसे माना जा सकता है। निम्नलिखित में कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुआ? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थम और संन्यास, इंद्र, सूर्य, रुद्र, मरुत चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका अर्थ होता है सर, जान ले कि इसका अर्थ होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की जो परंपरा चली वह इसी के अंतर्गत चतुर प्रथा चतुष्टय जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो वह आप जानते हैं ऋग्वेद है। ऋग्वेद है। सर्वाधिक प्राचीन वेद है जिसमें क्या है? सर्वाधिक प्राचीन वेद है जिसमें क्या है? ईश्वर की स्थिति के मंत्र, वैदिक ज्ञानों की विधि है, प्रारंभिक आर्य संस्कृति का वर्णन है, हिंदी देवी देवताओं के कार्यों का वर्णन है। दोस्तों 30 नंबर का जो प्रश्न है, 30 नंबर का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रारंभिक में क्या है? ईश्वर की स्तुति है। वैदिक सभ्यता में यह ईश्वर की स्तुति ऋग्वेद में है और इसी बारे में है। ऋग्वेद 4 वेदों में प्राचीनतम है। इसमें प्रमुख रूप से किन देवताओं की स्तुति की गई? अग्नि, इंद्र, वरुण या उपरोक्त में से सभी? 31 का आप जान जाएंगे, उपरोक्त में से सभी का होगा, क्योंकि इंद्र, वरुण, नासत्य और अग्नि का उल्लेख है। नेक्स्ट है दोस्तों मिलान करने का, किसका किसके साथ मिलान होगा इस बारे में। ए में ऋग्वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, संगीतमय स्रोतम, स्रोत एवं कर्मकांड, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। अगर आप वेद पढ़े होंगे तो आपको यह आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि स्रोत एवं प्रार्थनाएं ऋग्वेद में है, यजुर्वेद में आपका जो है आपका स्रोत एवं कर्मकांड है, सामवेद संगीत है, अथर्ववेद तंत्र मंत्र और वशीकरण है। तो इससे मिलाएंगे तो इस अनुसार आपका जो है सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा है? किस नदी का वर्णन सबसे ज़्यादा हुआ था? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नदी कौन थी? सिंधु। वही का वर्णन सबसे ज़्यादा हुआ है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? सर्वप्रथम आयुर्वेद का उल्लेख कहाँ मिलता है? 34 नंबर का दोस्तों जो है डी नंबर होगा, क्योंकि अथर्ववेद आप जानते थे इसमें आयुर्वेद से संबंधित है। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, कर्म मीमांसा या योग? दोस्तों इसमें से आपका सांख्य दर्शन जो है कपिल द्वारा, यही सबसे प्रारंभिक और सबसे आरंभिक माना जाता है। सांख्य दर्शन जो कपिल द्वारा ही था। वेदांत, मीमांसा, सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों के स्पष्ट रूप की अभिव्यक्ति कब हुआ था? वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में या मौर्य युग में? 36 का चूँकि यह गुप्त युग में हुआ था इसलिए इसे गुप्त युग आंसर लाएंगे। आप कंफ्यूज करेंगे कि वैदिक युग होना चाहिए, परंतु नहीं, इसका सही आंसर होगा गुप्त युग, गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कितने वेदों का पुनर्गठन किया गया है? किसने वेदों का पुनर्गठन किया है? तो आदि शंकराचार्य, पतंजलि, वेदव्यास, मनु। आप लोग इसको जानते होंगे क्योंकि सभी किताबों में दिया हुआ रहता है, देवयान, वेदव्यास। तो 37 का सी नंबर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? योग जिसका रामदेव बाबा देते हैं उन्हीं के नाम से होगा योग दर्शन, यानी कि पतंजलि।
नेक्स्ट है उपनिषदें पुस्तकें हैं, किस पर आधारित पुस्तकें हैं? धर्म पर, योग पर, विधि पर या दर्शन पर? तो दोस्तों 39 में जो है उसका सही आंसर होगा दर्शन पर। किस पर है? उपनिषद जो है दर्शन पर है। नेक्स्ट है अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से? तो दोस्तों 40 नंबर का प्रश्न का सही आंसर आप जानते हैं कि ऋग्वेद से लिया गया है अस्तोमा सद्गमय। और भी बहुत सारी बातें होंगी आगे। ऋग्वेदिक साहित्य में निम्नलिखित 4 भागों में से किस भाग में कर्मकांड एवं ज्ञान मार्ग के बीच संक्रमण का चरण माना जाता है? कर्मकांड और ज्ञान मार्ग के बीच संक्रमण का चरण माना जाता है। तो दोस्तों इसे 41 का जो है ऑप्शन देखेंगे, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक या उपनिषद। तो इसका सही आंसर होगा आरण्यक। जो जंगल में बैठ के लिखा गया उसे आरण्यक बोलते हैं। नेक्स्ट है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली को क्या कहते हैं? कपिल का दार्शनिक प्रणाली अभी हमने बताया सांख्य दर्शन होगा। पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन या उत्तर मीमांसा? तो इसमें आपका सांख्य दर्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट में फिर से सूची मिलाना है, तो इसमें योग पतंजलि मिला दे, सांख्य आपका कपिल मिला दे, तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो देखते हैं आंसर क्या होता है उस प्रकार से मिलान करते हुए। तो मिलान करते हुए आंसर इसमें भी डी ही आ रहा है, जो कि आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है, इसमें भी कूट है। तो ऋग्वेदिक भौगोलिक क्षेत्रों के अंतर्गत आता था। किन किन भौगोलिक क्षेत्रों के अंतर्गत ऋग्वेदिक सभ्यता आता था? पंजाब और हरियाणा का कुछ भाग, गोमती का मैदान, दक्षिण जम्मू कश्मीर या दक्षिणी अफगानिस्तान? तो दोस्तों 44 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1, 2, 3, 4 सभी, यानी कि सभी का आंसर होगा। ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस पर में विश्वास करती थी? मूर्ति पूजा में, एकेश्वरवाद में, देव पूजा में या प्रकृति पूजा में? तो दोस्तों इसमें प्रकृति पूजा का ही नाम लेंगे आप, क्योंकि उस समय देव पूजा की परंपरा नहीं थी। निम्न में से कौन सा एक जुग्म सही सुमेलित है? यहाँ जुग्म को देखेंगे और सुमेलन करेंगे। आयुर्वेद, जादू टोना, शिल्पवेद, मूर्तिकला, गंधर्ववेद, संगीत, धनुर्वेद, संग्राम? सुमेलित नहीं है पूछा गया है, इसलिए 46 में आयुर्वेद का जादू से कोई लेना देना नहीं है। आयुर्वेद आप औषधि से संबंधित है, इसमें आप पकड़ लेंगे। 47 नंबर का देखेंगे दोस्तों। 47 नंबर का क्या है? वर्ण शब्द का प्रयोग वैदिक युग में किस संदर्भ में किया जाता था? 4 जातियों के लिए, व्यवसाय समूह के लिए या श्रम विभाजन के संदर्भ में या आर्यों और अनार्यों में अंतर दिखाने के लिए? तो दोस्तों 47 का आंसर होगा डी, आर्यों और अनार्यों में संबंध दिखाने के लिए वर्ण शब्द का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है वर्ण व्यवस्था का वंशानुगत जाति में परिवर्तन किस काल में हुआ? वर्ण व्यवस्था का वंशानुगत जाति में परिवर्तन किस काल में हुआ, इस बारे में बात की जा रही है। तो 48 का देखेंगे ऑप्शन कि किस काल में हुआ था वर्ण व्यवस्था का जाति में? पूर्व मध्यकाल, गुप्तोत्तर काल, गुप्त काल या उत्तर वैदिक काल? दोस्तों उत्तर वैदिक काल आते आते यह चीज़ हो चुका था। 49 का क्या है? उपनयन संस्कार किनके लिए वर्जित था? स्त्रियों के लिए, शूद्रों के लिए, ब्राह्मणों के लिए या ए तथा बी दोनों के लिए? तो दोस्तों उपनयन संस्कार जो है ब्राह्मणों ए और बी दोनों के लिए था, स्त्रियों के लिए भी और शूद्रों के लिए, दोनों के लिए ही वर्जित था। नेक्स्ट 50 नंबर का जो प्रश्न है वह देखेंगे। निम्नलिखित में से किस स्मृति में स्त्रियों को शूद्र के समतुल्य माना गया है? दोस्तों शूद्र के समतुल्य माना गया है किस स्मृति में? तो याज्ञवल्क्य की स्मृति, मनु स्मृति, ए तथा बी दोनों में या किसी में नहीं? तो दोस्तों 50 नंबर का आंसर होगा किसी में नहीं, क्योंकि किसी में भी शूद्र तुल्य नहीं माना गया है। तो आप कमेंट करके बताएं कि आज का सेशन कैसा रहा, और आप पूरा वीडियो को देख लिए हैं। तो अगर कहीं किसी प्रकार का मिस्टेक आपको समझ में आता है तो आप कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।